दोस्तों, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल नोट वन में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको हम क्लास 10th का जो साइंस का एग्ज़ाम था उसके आंसर की प्रोवाइड करने वाले हैं। तो ज़रूर पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आपको जो अपना स्कोर है वो पता चल सके, और जितने भी आपके आंसर थे वो आपको यहाँ पे सही, उसके जो सही आंसर है वो यहाँ पे पता चल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप जानते होंगे कितने घंटे का, 3 घंटे का आपका पेपर था और 80 नंबर का पेपर था। ठीक है, ये जो पेपर है ये मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। पेपर का पैटर्न आप यहाँ देख सकते हैं। अब डायरेक्ट चलते हैं इसके आंसर की तरफ। ठीक है, सेक्शन ए जो था वो एक एक नंबर के उसमें क्वेश्चन थे। पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। इनमें से कौन सी जो है एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या होती है? जिसमें एनर्जी हमें देनी पड़ती है, और जिसमें एनर्जी निकलती है उसे कहते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, ऑप्शन नंबर बी जो है उसमें हमें एनर्जी देनी पड़ती है, तो वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है। सेकंड, इन द इक्वेशन, ये आपको इक्वेशन दे रखी है, द वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई आर। आपको इसमें क्या करना है, पहले तो बैलेंस करना है दोनों तरफ की इक्वेशन को। फिर जो एक्स और वाई की वैल्यू आएगी वो आएगी 4 और 2। एक्स आएगा 4 और वाई आएगा 2। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स इज बेसिक इन नेचर। तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट ये जो है बेसिक और बेसिक नेचर का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। फोर्थ, CO2 गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की वाइट। ठीक है, जब लाइम वाटर से हम CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं तो मिल्की वाइट कलर का हो जाता है। इसमें पूछा कि अगर हम और CO2 जो है पास करते रहेंगे काफ़ी देर तक तो क्या होगा। तो ये वाली रिएक्शन होगी, जो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है उसमें उसमें अगर हम और CO2 ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, ये आपको रिएक्शन दिखनी थी। विच मेटल इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर जो है बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। हमें कौन सा क्या पूछा है, मेटल। तो सिल्वर मेटल है और बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। हीट के लिए भी ये अच्छा कंडक्टर माना जाता है। नेम एनी मेटल विच रिएक्ट्स नाइदर विद कोल्ड वाटर नॉर विद हॉट वाटर बट रिएक्ट्स विद हॉट स्टीम टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। तो कौन सा मेटल है जो ना तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है ना तो हॉट वाटर के साथ, लेकिन वो स्टीम के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। तो आपके बुक में 3 मेटल दे रखे हैं, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन। आपको कोई एक उसमें से लिखना था। ठीक है, 1 नंबर आपको मिल जाते हैं। हाउ इज़ द न्यूट्रिशन इन ए फंगस डिफरेंट फ्रॉम दैट इन ए टेप फॉर्म। जो फंगस होता है उसमें जो न्यूट्रिशन है और जो टेप फॉर्म है उसमें जो न्यूट्रिशन है, इसमें क्या डिफरेंस है। तो जो फंगस है वो क्या करता है कि बाहरी जो है, शरीर के बाहर जो है खाने को तोड़ लेता है, फूड को ब्रेक कर लेता है, उसके बाद उसे इनसाइड जो ले जाके बॉडी में उसको यूज़ करता है। जबकि जो टेप वॉर्म है वो क्या करता है, दूसरे जो एनिमल्स हैं उनका जो न्यूट्रिशन है डायरेक्ट उनसे छीन लेता है, यानी कि पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। दूसरे जो एनिमल्स या प्लांट्स हैं उनसे डायरेक्ट जो है वो न्यूट्रिशन ले लेता है। ठीक है, इसमें आपको चॉइस दे रखी थी, ए आर द ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड फ्रॉम ऑर्गन्स टू हार्ट एंड बी आर द ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑर्गन्स। नेम ए एंड बी। तो ए जो है यहाँ पे वीन्स है और बी जो है आर्टरीज। वीन्स का काम क्या होता है कि वो ब्लड जो है ऑर्गन से कलेक्ट करती है और हार्ट तक ले जाती है, और जो आर्टरीज है उसका काम इसका जस्ट उल्टा है, वो क्या करती है, हार्ट से जो है दूसरे ऑर्गन्स तक ब्लड लेके जाती है। ठीक है, तो आपको ए और बी बताने थे। अगर आपने ए बताया होगा सही तो आपको आधे नंबर मिलेंगे, और बी बताया होगा तो आधे नंबर, और अगर आपने दोनों बताए होंगे सही तो आपको 1 नंबर जो है मिल गया होगा। ऑर्गेनिज्म विच सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूजिंग रेडियंट एनर्जी आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। ठीक है, वो फूड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, बाहर से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेते हैं, उसको सिंथेसाइज करके जो है कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। ठीक है, और उसी से जो है वो अपना फूड बनाते हैं, तो ये प्रोड्यूसर्स हो गए। एंड व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड बाय कनकेव लेंस। कनकेव लेंस से जो एक वर्चुअल और इरेक्ट इमेज फॉर्म होती है। ठीक है, वर्चुअल को वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी वर्चुअल आता है उसके साथ क्या आता है, इरेक्ट, और जब भी रियल आएगा उसके साथ इन्वर्टेड। ठीक है, राइट द रिलेशन बिटवीन यू वी एंड एफ फॉर ए स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर के लिए जो रिलेशन होता है ये लिखा हुआ है आपके सामने, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। और लेंस में बस जस्ट इसका उल्टा हो जाता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। उसमें साइन का फ़र्क है बस। ठीक है, अगर आपसे यहाँ लेंस के लिए पूछा होता तो आप यहाँ पे माइनस लगा देते। मिरर के लिए है तो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है, इसमें आपको ऑप्शन दिया था, या तो आप ये लिख सकते थे
डिफाइन पावर ऑफ ए लेंस। पावर क्या होता है लेंस का? द डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस ऑफ लाइट रेज इज कॉल्ड पावर। ठीक है, जो लाइट रेज है वो जब किसी सरफेस को हिट करती है तो कितने डिग्री से वो डाइवर्ज होती है या कन्वर्ज होती है, उससे कहते हैं पावर। ठीक है, फिर 11वां क्या है, व्हाट इज मीन्ड बाय द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ ए आई। आई के जो पावर ऑफ एकोमोडेशन है उसका मतलब क्या है कि आई की जो लेंस है, ठीक है, आई में जो हमारे लेंस है वो अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट कर सकता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से, उसी को कहते हैं एकोमोडेशन ऑफ आई। तो इट इज़ द एबिलिटी ऑफ आई ड्यू टू विच इट कैन, आई लेंस ड्यू टू विच इट कैन एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ। ठीक है, विच फिनोमिना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। तो जो तारे चमकते हैं, टिमटिमाते हैं, उसके लिए कौन सा फिनोमिना रिस्पॉन्सिबल है? तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इसकी वजह से जो तारे टिमटिमाते हैं, तारों से जो रोशनी आती है जब वो एटमॉस्फेयर से पास होती है तो उसमें रिफ्रैक्शन होता है, जिसके कारण जो हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखते हैं। नेम द कॉम्पोनेंट ऑफ वाइट लाइट दैट डिविएट्स द लीस्ट एंड द मोस्ट पासिंग थ्रू ए प्रिज्म। जब प्रिज्म से हम वाइट लाइट को पास करते हैं जिसमें 7 कलर होते हैं, तो ब्लू वाली जो लाइट है सबसे ज़्यादा एंगल पे जो डिविएट होती है, तो सबसे जो ज़्यादा डिविएट होती है मोस्ट वो है ब्लू, और जो सबसे कम होती है वो है रेड। ठीक है, 14, 15 और 16 जो थे आपके असर्शन रीज़न वाले क्वेश्चन थे। ऑप्शन देख लिए, अगर आपके दोनों सही हैं और रीज़न जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है तो ए हो जाएगा। दोनों सही है लेकिन रीज़न एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं दे रहा है तो बी हो जाएगा। अगर असर्शन सही है और रीज़न गलत है तो सी, और अगर असर्शन गलत है और रीज़न सही है तो डी। ठीक है, इसके हिसाब से आपको देना था। 14 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, कि ये दोनों ही जो चीज़ें दे रखी हैं सही हैं और एक्सप्लेन भी सही कर रही हैं। 15 का जो हो जाएगा वो भी हो जाएगा ए, कि दोनों ही बातें सही हैं और रीज़न जो है सही एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, और इसमें आपको चॉइस दे रखी थी, इसका भी आंसर आपका ए ही होगा। 16 क्वेश्चन है, इसका भी आंसर ए हो सकता है। ठीक है, आप देख लीजिए। फिर क्वेश्चन 17 है, 5 क्वेश्चन थे आपको इस पैसेज के आधार पे, और इसमें से आपको कोई 4 करने थे। पहला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो AgNO3 और कॉपर, इनकी जब रिएक्शन होगी तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमें देखने को मिलती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग 4 मेटल्स वुड बी डिस्प्लेस फ्रॉम द सोल्यूशन ऑफ इट्स सोल्ट बाय अदर 3 मेटल्स। तो यहाँ पे Ag का जो है जब सोल्यूशन बनता है तो बाकी जो, ठीक है, Ag का जब हम सोल्यूशन बनाते हैं तो बाकी जो तीनों मेटल्स यहाँ पे दिए गए हैं वो उसे डिस्प्लेस कर सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अंडरगो ए केमिकल रिएक्शन। तो इसका ऑप्शन नंबर सी भी हो सकता है, डी भी, क्योंकि दोनों की जो है रिएक्शन होती है, जबकि अगर ए और बी को देखें तो उसमें रिएक्शन ही नहीं होती। तब सी या डी इसका आंसर हो सकता है, तब मेरे हिसाब से इसका आंसर डी हो सकता है। ठीक है, मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है। फिर है व्हेन ए मेटल इज एडिड टू डाइल्यूट HCl नो गैस इज इवॉल्व द मेटल इज। तो जब डाइल्यूट HCl में हम सिल्वर ऐड करते हैं यानी Ag ऐड करते हैं तो कोई गैस इवॉल्व नहीं होती, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, Ag। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग केमिकल रिएक्टिविटी इज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सबसे ज़्यादा जो केमिकली रिएक्टिव है इन सब में से वो है पोटेशियम, उससे कम है मैग्नीशियम, उससे कम है जिंक और उससे कम है आयरन। ठीक है, फिर 18 वाला भी आपका इसी तरीके से था, 5 क्वेश्चन थे, आपको कोई 4 करने थे। इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, एसिड के प्रेजेंस में जो ब्लू लिटमस है वो रेड हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फिनोल्फथलीन इज ए सिंथेटिक इंडिकेटर यूज टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ बोथ। एसिड भी और बेस दोनों की प्रेजेंस को यूज़ करने के लिए जो है हम इंडिकेटर का यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो कोई सा भी इंडिकेटर हो। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। तीसरा है व्हेन ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ बेस इज एडिड टू चाइना रोज इंडिकेटर इट कलर टर्न्स। तो जब बेस को ऐड करते हैं हम चाइना रोज में, इंडिकेटर जो है उसका जो कलर है वो ग्रीन हो जाता है, और अगर हम एसिड को करते तो हो जाता है मैजेंटा। ठीक है, तो अगर बेस ऐड किया है तो हो जाएगा ग्रीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। मिथाइल ऑरेंज इज एन इंडिकेटर यूज टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेस। विच ऑफ द फॉलोइंग कलर चेंज डज इट शो। तो बेस के लिए जो है वो येलो हो जाता है और एसिड के लिए वो रेड, तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। बी और सी दोनों पॉइंट जो है सही दे रखे हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर विल चेंज इट्स कलर इन ए न्यूट्रल सोल्यूशन। कौन सा जो इंडिकेटर है इनमें से जो अपना कलर जो है न्यूट्रल सोल्यूशन में भी चेंज करता है? तो मिथाइल ऑरेंज है। ठीक है, उसका शायद नेचुरल कलर रेड होता है और उसमें न्यूट्रल सोल्यूशन में जब डालते हैं तो वो ऑरेंज हो जाता है।
ठीक है, तो कलर जो है चेंज करता है। 19, व्हाट इज़ द नेम गिवन टू द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड पेपर। मिरर क्या है, ठीक है, और जो पेपर है, मिरर और पेपर के बीच की जो दूरी है उसे कहते हैं फोकल लेंथ कह सकते हैं, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकल पॉइंट ऑफ ए स्पेरिकल मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द पोल और फोकल पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ जो जो है हम कहाँ कहाँ पे नापते हैं, फोकस पे। तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस है वो भी सेम होता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। द फोकल लेंथ ऑफ ए स्पेरिकल मिरर इज x सेंटीमीटर, इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी। फोकल लेंथ और रेडियस में हमें रिलेशन पता है। फोकल लेंथ जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। तो अगर फोकल लेंथ x है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, x इंटू 2 यानी 2x हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। द नॉर्मल एट एनी पॉइंट ऑन द मिरर पासिस थ्रू विच पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। तो जो नॉर्मल हम खींचते हैं मिरर पे वो किसी पॉइंट से पास हो सकती है, ठीक है, एनी पॉइंट। ऑप्शन डी। इन ए कन्वेंस स्पेरिकल मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट। कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है, उसकी सरफेस जो है बाहर की तरफ निकली होती है, तो वहाँ पे जो रिफ्लेक्शन होगा वो भी उसी सरफेस पे होगा, तो ए बल्जिंग आउट सरफेस। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 20वां में आपको वही करना है, 5 में से कोई 4 के आपको आंसर बताने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्रोपगेशन ऑफ वाइट लाइट इन एयर। तो सबसे तेज़ जो है रेड लाइट मूव करती है, तो ये बात सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही। दूसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ येलो की, उससे कम है ग्रीन, उससे कम है वॉयलेट। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्पीड ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट इन ग्लास इज। तो सबसे तेज स्पीड अभी मैंने बताया, फास्टेस्ट कौन सा है, रेड, उससे कम होगा ग्रीन और उससे कम होगा ब्लू, ठीक है। वन ऑफ दीज विच कलर ऑफ लाइट हैज़ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है ग्रीन की, ठीक है। वैसे अगर हम देखा जाए तो सबसे ज़्यादा होती है वॉयलेट की। वॉयलेट से कम इंडिगो, उससे कम ब्लू, उससे कम ग्रीन। तो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू ये ऑप्शन में नहीं है, तो उससे कम आ जाए ग्रीन, तो इसलिए यहाँ पे ग्रीन की जो है सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, ऑप्शन बी, ठीक है। फिर 5वां, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ 4 एंगल ऑफ डिविएशन ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट इज। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका, सबसे ज़्यादा ब्लू, उससे कम येलो, उससे कम ऑरेंज, ठीक है। तो दोस्तों 20 तक के जो क्वेश्चन थे उसके आंसर आपको पता चल गए होंगे। बाकी जो क्वेश्चन थे वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखने थे, तो उसके आंसर यहाँ लिखने की जगह ही नहीं थी, ना मैं आपको बता सकता, ठीक है। आप अपने अपने हिसाब से आपने उसका आंसर लिख दिया होगा, ठीक है। जैसे 22वां क्वेश्चन है, उसका आंसर आप देख लीजिए। टमाटर में कौन सा एसिड होता है, ऑक्सैलिक एसिड। फिर विनेगर में होता है एसिटिक एसिड। टैमरिंड, इमली जो होती है उसमें होता है टार्टरिक एसिड। और एंड्स स्ट्रिंग यानी चींटी जो डंक मारती है उसमें कौन सा एसिड होता है, मिथनोइक एसिड, ठीक है। तो ये सब आप लिखना था, ठीक है। बाकी जो है आपको अच्छे से लिखने थे एक्सप्लेन करके। फिर ये है, नेम द हार्मोन्स दैट आर रिलीज्ड इन ह्यूमन मेल्स एंड फीमेल्स व्हेन दे रीच प्यूबर्टी। तो जब प्यूबर्टी की टाइम आ जाता है तो मेल्स में कौन सा हार्मोन्स जो है रिलीज होता है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। और फीमेल्स में होता है एस्ट्रोजन। तो बस आपको ये दोनों हार्मोन्स लिखने थे, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। और बाकी जो यहाँ पे क्वेश्चन थे अच्छे से लिखने वाले थे, तो आपने लिख दिया होगा अपने हिसाब से, उसके भी आपको आंसर अगर आपने सही लिखा है तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी क्वेश्चन भी आप यहाँ देख लीजिए, ठीक है। तो जिन क्वेश्चन के छोटे छोटे आंसर थे जो यहाँ पे बताए जा सकते थे लिख के आसानी से, तो वो मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए हैं। बाकी जो क्वेश्चन थे उसको आपको जैसा क्वेश्चन में आपको इंस्ट्रक्शन दे रखा है उसी हिसाब से लिखना था और अच्छी तरीके से लिखना था, ठीक है। कुछ यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिसमें आपको डायग्राम बनाना था, तो डायग्राम आपने बनाया होगा, उसे लेबल भी किया होगा, तो आपको उसके नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे 36 क्वेश्चन थे पेपर में। तो उम्मीद करता हूँ जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए, ठीक है, जिस जिस क्वेश्चन के आपको आंसर पता चले हैं वो आपके सही होंगे और आपको अपना स्कोर जो है पता चल गया होगा लगभग, ठीक है। क्योंकि जो पेपर करता है उसे पता होता है कि कितने नंबर आ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपने पूरी वीडियो देख ली। और दोस्तों फिर आपका क्लास 10th का जो अगला पेपर है वो 3 तारीख को है, यानी परसों हिंदी का पेपर है। हिंदी का मैंने कोर्स पूरा करवा दिया था, जितने चैप्टर्स आ रहे थे मिड टर्म एग्ज़ाम में मैंने अच्छी तरह से करवा दिए थे। तो उसका भी पेपर जो है जब होगा तो उसका भी सल्यूशन मैं आपके लिए लेकर ज़रूर आऊँगा। तो उसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि जैसे ही आपका हिंदी का पेपर हो उसकी भी आपको आंसर की सबसे पहले मिल सके। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में,
तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, आपसे फिर मिलेंगे। बाय बाय, सी यू अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।